वार, क्या करेगा मोदी को सत्ता से दरकिनार। मोदी की गारंटी या फिर राहुल बनेंगे वारंटी। सत्ता की लड़ाई, जाने किसके हाथ कुर्सी आई। सियासत का खेल कहीं हो ना जाए फिर उलटफेर। पक्ष हो या विपक्ष, सबकी पोल खोलेंगे हम आपके समक्ष। 2024 का लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ चुका है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के ही नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू कर दी और साथ ही में मतदाता बुद्धिजीवी भी इस चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया वाला इसमें कहां पीछे रहने वाली है। मीडिया ने तो बहुत पहले से ही चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया था और अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी चर्चा में रफ्तार हो रही है। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, कारण पूरे सियासी जंग का पल में उलटफेर। और इसके पहले भी भारत में कई चुनाव हुए हैं, लेकिन जब से 2014 में बीजेपी की सरकार आई है तब से अभी तक देश में चारों ओर उनका वर्चस्व देखने को मिला है और भारत के कई नागरिकों ने राजनीति में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया और बीजेपी ने धीरे धीरे सारे राज्य में अपने पैर लगाए और मोदी लहर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब देखने को मिली। लेकिन अगर इतिहासों की गली में जाएं तो भारत का इतिहास कुछ और ही बयान करता है। चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं GVN 24। भारत का संसदीय इतिहास बताता है कि भारत मतदाता किसी राजनीतिक दल और नेता को 10 वर्ष से ज्यादा झेल पाने का धैर्य नहीं रख पाता और जब इंदिरा जी 1967 में प्रधानमंत्री बनी थी तो अपने प्रगतिशील कदमों से भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाकर 1971 में बांग्लादेश के अवयुद्ध से एक लौह महिला यानी कि आयरन लेडी की छवि बनी। लेकिन 1977 आते आते वह खासी अलोकप्रिय हो गई थी और 1977 के आम चुनाव ने वोट क्रांति का एहसास कराया। फिर 1996 से 98 के बीच देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के छोटे छोटे कार्यकालों की अनदेखी की जाए तो 1996 से 2004 के बीच हुए 3 आम चुनाव के बाद अटल जी प्रधानमंत्री बने और 2004 के आम चुनाव के समय अटल जी देश के सबसे बुजुर्ग, अनुभवी और तपे तपाए नेता बनना चाहते। राष्ट्रीय प्रगति के संदर्भ में उनकी नीति में चाहे जितनी खामी निकाल ली जाए, उनकी नीयत पर किसी को भी कोई संदेह नहीं। लेकिन 2004 के आम चुनाव में आम मतदाता ने फील गुड और इंडिया शाइनिंग के उनके जुमलों को अस्वीकार किया। फिर सत्ता में आई कांग्रेस और डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्व अर्थव्यवस्था की काफी गहरी समझ रखते थे। उनका व्यक्तिगत ईमानदारी संदेह से परे। उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क जैसे फंडामेंटल राइट्स और नरेगा जैसे कानूनों से शोषित वंचित समुदाय में आशा की एक नई किरण जगाई। लेकिन इन सब के बावजूद 2014 के आम चुनाव में आम भारतीय मतदाता ने उनको अस्वीकार कर दिया। लेकिन 1984 में राजीव गांधी और 1991 में PV नरसिम्हा राव 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटों और कुछ दिनों पहले तक प्रधानमंत्री होने की सोचे नहीं। 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने इंदिरा जी की हत्या के बाद अपने विवेक से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके तुरंत बाद 1984 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें जीती और राजीव गांधी ने तकनीकी उद्यम को आम जन तक सहज सुलभ बनाया। उसी प्रकार 1991 के आम चुनाव के बीच ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उनके हत्या हो जाने के बाद एक कठिन दौर में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए और इतिहास इस बात का गवाह है कि वह एक सच्चे अर्थों में डेमोक्रेट साबित हुए। अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने आर्थिक सुधार करने की खुली छूट दी और उनके दौर में हुए आर्थिक सुधारों का सारा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। लेकिन उन्होंने इसका तनिक भी अन्यथा नहीं किया। उनके ही दौर में जुडिशियल एक्टिविज्म का वातावरण बना, लेकिन राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव को भारतीय मतदाताओं ने दूसरा अवसर नहीं दिया।
लेकिन जब भारत की संवैधानिक चर्चा हो तब चाचा नेहरू का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और इस पृष्ठभूमि में युग पुरुष जवाहरलाल नेहरू एक अपवाद है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के दौरान नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे और उनके प्रधानमंत्रित्व में ही भारतीयों ने अपना संविधान स्वीकार, अंगीकार और आत्मसात किया था। उनके कार्यकाल और जीवन काल में 1952, 1957 और 1962 में 3 आम चुनाव हुए और हर बार नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत। अब बात करते हैं उस दौर की जहां से मोदी दौर शुरू हुआ और आम चुनाव उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ बीजेपी का दौर। 2014 के चुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना भारतीय संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। भारतीय संविधान की मर्यादा यह है कि चुनाव के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद अपने अपने संसदीय दल का नेता चुनते हैं और सबसे बड़े संसदीय दल का नेता अगर उसके दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं भी हुआ तो अन्य दलों के नेताओं के साथ मिलकर बहुमत की व्यवस्था करता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करता है और किसी दल या नेता द्वारा सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े संसदीय दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर लोकसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन भाजपा ने आम चुनाव 2014 के पहले ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर भारतीय लोकतंत्र को अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में तब्दील करने की अवांछित कोशिश की। आम चुनाव 2014 के पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के पूर्व मोदी एक प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय नेता बने। उनके संज्ञान में वह राजनीतिक कहावत आई कि दिल्ली की सत्ता तक उत्तर प्रदेश होकर ही पहुंचा जा सकता है। इस कहावत का आधार यह था कि प्रधानमंत्रियों की सूची में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर की राजनीतिक पृष्ठभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही रही। इसमें अगर चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को भी जोड़ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश ने देश को 8 प्रधानमंत्री। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने गृह प्रदेश गुजरात से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी चुनाव लड़ा। मोदी ने न सिर्फ अच्छे दिन का वादा किया बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का आश्वासन भी दिया। उनके पास लोक लुभावन वादों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। चुनाव प्रचार में तकनीकी कौशल के साथ साथ आक्रामक मीडिया मैनेजमेंट का तड़का भी था। न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत हासिल हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा को अनपेक्षित सफलता मिली। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें एक बार ही 71 पहुंच गई। 21 सीटों वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2012 तक उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रही मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपना खाता भी न खोल सकी और उत्तर प्रदेश के जमीनी नेता मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट कर रही। 2014 से 2024 के बीच में 10 वर्षों का अंतराल आता है और अभी तक सत्ता पक्ष बीजेपी ही रही है और इस कार्यकाल में मोदी के हाथ सफलताएं कम, असफलताएं ज्यादा हैं। यहाँ तक कि वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में जब उन्होंने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया तो 2014 से 2024 कालखंड की अपनी उपलब्धियां नहीं बताता। 2004 से 2014 कालखंड की डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अनुपलब्धियां बताएं, जबकि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल की अनुपलब्धियों की सूची बड़ी लंबी है, जो खुद को चौकीदार बताते हुए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इनके भ्रष्टाचार की कलाई खुल चुकी है। यह भी स्थापित हो चुका है कि ईडी, सीबीआई, आईटी के सहारे भयादोहन कर 335 करोड़ की उगाही की गई है। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा का सच यह है कि 8 साल में 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। नोटबंदी की घोषणा के साथ जिन संभावित उपलब्धियों की उम्मीद जगाई गई थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। विदेशों से काला धन वापस नहीं आया, किसी के खाते में 15 लाख की राशि नहीं मिली, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई, रुपया निरंतर कमजोर होता गया, गंगा मैली ही रह गई, किसानों को एमएसपी का वादा पूरा नहीं हुआ, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ,
हर किसी को पक्का मकान नहीं मिला। मोदी भाजपा या राजग सरकार की असफलताओं की यह सूची बड़ी रही। दूसरी तरफ मोदी देश को कांग्रेस मुक्त कराने का अभियान चाहे जितना चलाए, सांसद और संसद के बाहर नेहरू गांधी परिवार को चाहे जितना कोसे, राजनीतिक सच्चाई यह है कि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस पूरे दमखम से राजनीतिक परिदृश्य में मौजूद है। एक तरफ मोदी 10 वर्षों में भी 10 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली में भाजपा का खाता नहीं खोल सके। वहीं कांग्रेस का ढीला ढाला ही सही संगठन अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद है। अभी भी अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 200 सीटों पर वह भाजपा को सीधी चुनौती दे रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा और मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो अभी भी जारी है, कल भारत के हर कोनों के लोगों से सीधा कनेक्ट होने की कोशिश की। बिहार में जातीय, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की सफलता के बाद कांग्रेस ने यह घोषणा कर रखी है कि अगर उसका गठबंधन सत्ता में आया तो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण होगा। इसने पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, महादलितों के बीच नई अपेक्षाएं जगाई हैं, आशा और विश्वास पैदा किया है। कांग्रेस ने स्पष्ट घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आई तो किसानों को एमएसपी की मांग मान लेगी। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना समाप्त कर सेना में स्थायी बहाली की व्यवस्था करेगी। कांग्रेस की इस घोषणा ने विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को अलोकप्रिय और इंडिया गठबंधन को लोकप्रिय किया। मोदी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया है, तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए सीटों के तालमेल की घोषणा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए करके यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश उसकी प्राथमिकताओं में। भाजपा वर्षों से नारा लगा रही है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। भाजपा लगातार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत दिखती है। इसने अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुस्लिमों में असुरक्षा का भाव पैदा किया। मोदी और भाजपा की अल्पसंख्यक विरोधी कार्यशैली के कारण 2014 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश से कोई मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया। 2019 के आम चुनाव में गिनती के मुस्लिम सांसद तो जरूर बने, लेकिन वह अल्पसंख्यकों में सुरक्षा भाव पैदा करने में विफल रहे। मुस्लिम एक मुश्त भाजपा विरोधी मजबूत उम्मीदवार को वोट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ रहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी दलों के अलग अलग उम्मीदवार रहने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है और भाजपा के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटों के तालमेल होने और बसपा की मायावती के राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक और जाने के बाद मुस्लिम वोटों को बिखेरने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बरेली, बहराइच, सरस्वती, सिद्धार्थनगर की 14 सीटें, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 25% से ज्यादा है और जिनमें से 10 सीटें भाजपा के पास है, वह सीटें भाजपा हार जाए। उपरोक्त 14 सीटों में 3 सीटें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत ऐसी हैं जिनमें भाजपा क्रमशः महज 6-5-2-6, 4-7-2-9, 2-3-5-2-0-2 वोटों से जीत पाई थी। यही नहीं, 2019 के आम चुनाव में मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत के अतिरिक्त भी 11 सीटें फिरोजाबाद, बदायूं, सुल्तानपुर, कन्नौज, कौशाम्बी, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, मछली शहर, चंदौली और भदोही ऐसी हैं जिनमें भाजपा बड़ी मुश्किल से 50,000 से भी कम वोटों से जीत पाई थी। अर्थात अगर इन सीटों पर नए समीकरण में 25,000 वोट भी भाजपा के इधर से उधर हुए तो भाजपा हार जाएगी। अब यह बात तो स्पष्ट हो चली है कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी भाजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए यह दोनों चाहे जिस गैर भाजपा पार्टी के टिकट पर जिस संसदीय क्षेत्र से लड़े वह जीतेंगे। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है और यह सीटें कांग्रेस के पास ही रहने की संभावना है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी, जहां से डिंपल यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, प्रतापगढ़ डॉक्टर एसपी श्रीचक्र, गोंडा से श्रेया वर्मा,
गाजीपुर से अफजल अंसारी, सीतापुर से उर्वी वर्मा और झांसी से प्रदीप जैन से मजबूत उम्मीदवार देकर भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश की है। बसपा पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को अपनी जागीर समझती है, लेकिन आम चुनाव 2019 में अनुसूचित जाति के आरक्षित 17 सीटों में से 15 सीटों पर भाजपा जीत गई, लेकिन आगामी आम चुनाव में बसपा हाशिए पर दिख रही है और दलित मतदाता विकल्प की तलाश में। भाजपा उसकी पहली पसंद नहीं है, दलित मतदाताओं की पहली पसंद कांग्रेस में है। उत्तर प्रदेश के 21%, दलित मतदाता 19%, मुस्लिम और 40% पिछड़े मतदाता के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कोई भी गुल खिला सकते हैं। भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की 30 सीटों को रेड जोन में घोषित किया गया है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 3 दर्जन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो आपको हमारी अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।